हेलो नमस्कार दोस्तों, एम सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिस्ट्री के अपने एक और शानदार जानदार क्लास महाजनपद काल। इससे पहले हमने हिस्ट्री में कल क्या क्या पढ़ लिया था आपको पता है कि एक दो दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई, वो एक निजी कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब आपकी कंटिन्यू क्लास होने वाली है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल में एंट्री कर चुके थे और ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा था। ऐतिहासिक काल में हमने सबसे पहले जो अपनी क्या होती है वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक पढ़ ली थी। अब बात करेंगे 600 बीसी के लगभग महाजनपदों का उदय होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करने वाले महाजनपद के बारे में और महाजनपद के बारे में। उसके अलावा मगध का उत्थान किस कारण हुआ, क्या सभी राजा अपने पिता को मार के राजा बने थे या फिर किस तरह से राजा बने थे, इनकी एकदम चर्चा विस्तार से हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक आपको बने रहना है। महाजनपद काल की बात करते हैं तो महाजनपद की बात करें, इस महाजनपद की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो इसका अर्थ होता है महान कबीले के पैर। किसके पैर? महान कबीले के पैर, महान कबीले के पैर। ठीक है, ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, और ये बात कब की? ये बात है 600 बीसी के आसपास की। उसी समय महाजनपदों का उदय हो रहा था। कितने महाजनपद बताए गए हैं? महाजनपद बताए गए हैं 16 है। और 16 का ज्ञान हमें कहां से हुआ, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, किससे हुआ? एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। कौन सा ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपद बताए गए हैं। कितने महाजनपद बताए गए हैं? 16 महाजनपद बताए गए हैं। 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद बताए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला अपना काम होगा कि ये जो 16 महाजनपद हैं इनका नाम एक बार जान ले ताकि माइंड में थोड़ी अच्छी एक्टिविटी बने और क्लास को एकदम फ्लो में लेके चले। तो सबसे पहले बात करते हैं अंग मगध। किसकी बात करते हैं? अंग मगध काशी। अंग मगध काशी वत्स। अंग मगध काशी वत्स। इसके अलावा बात करें तो एक है इनमें वज्जी, एक है इनमें कौशल। ठीक है, अंग मगध काशी वत्स वज्जी कौशल। इनके अलावा बात करें तो एक है इनमें मल्ल। कौन सा है? एक है इनमें अवंती और एक है मल्ल। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक ब्रीफिंग के लिए ताकि आपको थोड़ी अच्छी फील आने लगे इसी महाजनपद काल से संबंधित, ताकि आप एकदम फ्लो में आगे बढ़ सको। अंग मगध काशी वत्स वज्जी कौशल अवंती। इसके अलावा बात करें एक है मल्ल। मल्ल के अलावा बात करें एक है पंचाल। पांचाल बोलते हैं जिसको आप, चेदी। ठीक है, पंचाल अवंती। अवंती के बाद कौन सा है? मल्ल पंचाल चेदी। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुए, 6 हो रहे हैं। एक था इनमें कुरु। ठीक है, कुरु था, मल हमने लिख लिया। इसके अलावा एक बात करें चेदी, कुरु लिख दिया। इसके अलावा बात करें तो एक था कंबोज, कंबोज और एक सूरसेन। इनको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कंबोज सूरसेन। ठीक है, कंबोज सूरसेन। इसके अलावा बात करें एक मत्स्य भी था, मत्स्य। ठीक है, एक था अस्मेक, एक था गांधार। ठीक है, ये थे इंपोर्टेंट 16। अंग मगध काशी वत्स वज्जी कौशल अवंती मल्ल पांचाल चेदी कुरु कंबोज सूरसेन
मत्स्य अश्वमेध गांधार। ये तो हो गई एक पाठ योजना अपनी, या फिर कहें छोटे रूप में कि किस तरह से 16 महाजनपद थे, इनका अर्थ क्या था, कहाँ से हमें पता लगता है। अब इसके बाद क्या होता है इतिहास के अंदर, इसके बाद ये पढ़ा दिया कि महाजनपदों का उदय, महाजनपदों का उदय। ये पढ़ाने के बाद हिस्ट्री में सामान्यतः क्या पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं जो अपने धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन कौन से, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, पारसी धर्म, इसी के समांतर वो उनका विकास हो रहा था। इसी के समांतर वो बात करें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका साथ साथ विकास चल रहा था। तो इतना पढ़ने के बाद या तो हम पढ़े कि जो धर्म सुधार आंदोलन उनके बारे में पढ़ लें, उनके बाद पढ़ेंगे मगध का उत्थान। तो मेरी राय ये है कि हम मगध का उत्थान महाजनपद काल के साथ ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन में एंट्री करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण किस प्रकार हुआ, थोड़ी बहुत सिकंदर की जानकारी ले लेंगे। उसके बाद हम घुसने वाले हैं मौर्य वंश के अंदर। इस तरह अपनी इतिहास आगे तक चलने वाली है। तो आज ही क्लास में बात करेंगे मगध के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, मगध के बारे में बात करने वाले हैं। तो मगध के बारे में, इसका मतलब कि किस तरह से इसका उत्थान हुआ, क्या सभी जो राजा के पुत्र थे, क्या सभी अपने पिता को मार के राजा बने थे, या फिर कुछ ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था, वो आज की क्लास में बात करने वाले हैं। मगध हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, मगध। सबसे पहले बात करते हैं मगध के उत्थान के कारण। ठीक है, एक सबसे बड़ा कारण था यहाँ लोहे का मिलना, लोहे का मिलना। इससे क्या हुआ, लोहे के मिलने से क्या हुआ कि ये मजबूत हथियार बनाने लगे और अपने पड़ोसी जो भी महाजनपद होते थे उनको आसानी से हरा देते थे। सबसे बड़ी बात, इनके पास धातु के हथियार होने लग गए थे। अब बात करें नंबर 2 पे, एक है सबसे बड़ा कारण हुआ है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण ये किस प्रकार से आपको मैं समझाने वाला हूँ। भौगोलिक कारण किस प्रकार से, जैसे कि इनकी एक राजधानी थी राजगृह। तो राजगृह क्या है, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। क्या थी, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इस कारण कोई भी दुश्मन इन पे आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता था। ये अपने आप की सुरक्षा अच्छे से कर लेते थे। इसके अलावा इनकी एक राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में क्या होता था, पाटलिपुत्र गंगा व सोन, जो सोन नदी थी उनके मध्य स्थित थी। तो अच्छे से पानी की आवाज भी इनके यहाँ होती रहती थी। ठीक है, तो कोष्ट को मैं लिख रहा हूँ राजगृह। ठीक है, 5 पहाड़ियां शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना, 5 पहाड़ियां। ठीक है, इसके अलावा बात करें, एक मैंने बताया आपको पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये क्यों, गंगा व सोन के मध्य स्थित है, गंगा व सोन नदी। ठीक है, समझने में आपको समझा दिया, बाकी आप अच्छे से इसको समझ लेना। अब बात करते हैं, एक कारण और था इनका क्या था कि मगध के दक्षिण वाला जो छोर था, आपको मैं मैप में तो आज नहीं दिखा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी मौका मिला तो आपको मैप के जरिए अच्छे से समझाऊंगा। तो दक्षिण वाला जो हिस्सा होता था, जैसे ये मान लो कि इधर मगध है, तो ये मगध है, मान लो यहाँ मगध है, तो इसके दक्षिण का हिस्सा ये वाला, ये दक्षिण का हिस्सा होता था। यहाँ क्या थे, जंगल थे। क्या थे, जंगल थे। तो जंगल से क्या होता था, जंगल से आसानी से लकड़ी मिल जाती थी। तो लकड़ियों से विशालतम महलों का इन्होंने ये किया, विकास किया। इसके अलावा बात करें, जंगल से इनको हाथी मिल जाते थे। इन हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया और युद्ध में बहुत आगे निकल जाते थे पड़ोसियों से, जो अन्य महाजनपद थे उनसे आगे। तो जंगल से क्या मिला, इनसे हाथी मिले। इसके अलावा इनका व्यापार भी चरम पे था। ठीक है, ये थे इसके उत्थान के प्रमुख कारण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मगध पे किन किन शासन, तो कौन कौन से वंश हुए जिन्होंने मगध पे शासन किया था। ठीक है, मुख्य रूप से हम आज 3 के बारे में जानेंगे। उसके बाद बाकी को हम किस में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं मगध के राजवंशों की बात कर लेते हैं। ठीक है, मगध के राजवंशों की बात करें, सबसे पहले आया हर्यक वंश। कौन सा आया, हर्यक वंश। ठीक है, इसके आगे बात करें, इसके बाद है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश के आगे की बात करें तो वो आया नंद वंश। नंद वंश। इसके बाद
मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद है शुंग व कर्ण साम्राज्य, ठीक है। अब बात करते हैं शुंग व कर्ण साम्राज्य, ये इनको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। तो ये तो मौर्य साम्राज्य है, इसको हम क्या पढ़ेंगे आगे, इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन तीन वंश के बारे में, मगध के किस प्रकार मगध पे उन्होंने शासन किया और किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश की। किसकी बात करेंगे, ये अच्छे समझ में आ गया मगध पे शासन मतलब कि क्रम वाइज किसने किया था। पहले हर्यक वंश आया था, जिसके अंदर कौन कौन हुए थे, आज अपने वो होता अजात शत्रु हुए थे, बिंबिसार हुए थे, बिंबिसार नहीं अजात शत्रु। इसके अलावा बात करें एक थे बिंबिसार, इसके अलावा शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य साम्राज्य, ये आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम तीन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश की। किसकी बात करेंगे, हर्यक वंश की बात करेंगे। नंबर 1 डाल लेते हैं, हर्यक वंश, हर्यक वंश की बात करने वाले हैं, ठीक है। और हर्यक वंश में भी सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हर्यक वंश की बात करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मगध था उस पे सबसे प्राचीन जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वो था बृहद्रथ। कौन था, मगध में था एक सबसे प्राचीन, उसके बाद स्टार्ट हुए थे, वो था बृहद्रथ। कौन सा था, वो था बृहद्रथ, ठीक है। अब बात करते हैं, और उस समय राजधानी उनकी गिरिब्रज थी। अब बात कर लेते हैं हर्यक वंश में नंबर 1 पे कौन आता है, ठीक है, वो है बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। अब बिंबिसार की बात करें, हर्यक वंश का संस्थापक था, संस्थापक क्या था, हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अब आगे बात करें बिंबिसार के, इसके अलावा बात करें, ये लगभग कब की बात है, 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा तब की ये लगभग बात है। अब बात करते हैं राजधानी कौन सी बनाई थी बिंबिसार ने, राजधानी बनाई थी राजगृह, ठीक है। इसके अलावा बात करें, ये किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आज आपको इस क्लास में ये भी पता लगने वाला है कि किस प्रकार से राजा का पुत्र अपने पिता को मार के राजा बनता है, फिर उसका पुत्र उसे मार देता है, फिर उसका पुत्र उसे मार देता है, ऐसे करके इनका चलता रहता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अब इनके ये बात कर ली। इसके अलावा बात करें कि एक व्यवस्था होती थी, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, एक प्रशासनिक व्यवस्था के मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था के जनक कहा जाता है इनको, प्रशासनिक व्यवस्था के जनक क्या कहा जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था के जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था के आगे बात करें, इन्होंने वैवाहिक संबंध बना करके क्या किया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। किस प्रकार किए थे वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा इन्होंने अंग जो महाजनपद था उसका विलय कर लिया, अंग महाजनपद का अंग का विलय, ठीक है। अंग जो महाजनपद था उसका विलय इन्होंने कर लिया था। अब आगे बात करें कि वैवाहिक संबंध इन्होंने किस प्रकार से बनाए थे। वैवाहिक संबंध बनाने में बड़े चतुर थे और वैवाहिक संबंध बना के अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छे से किया था इन्होंने। क्योंकि एक व्यक्ति जब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है तो जो पड़ोसी होता है या फिर जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए होते हैं उनकी तरफ से खतरा एकदम से टल सा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करें, वैवाहिक संबंध की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। कहाँ के राजा, कौशल के राजा प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की बहन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। कौशलजीत की जो बहन थी उसके साथ कौन सी थी बहन का नाम था महाकौशला, यहीं लिख देता हूँ महाकौशला,
उसके साथ विवाह किया था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया उसके बाद। अब आगे बात करें, एक थी वैशाली के शासक थे, वैशाली के चेटक। ठीक है, वैशाली के चेटक राजा थे, उनकी पुत्री थी। चेटक की पुत्री का नाम क्या था? चेलना। क्या नाम था? चेलना। उसके साथ भी शादी की थी। अब आगे बात करते, एक थे मरु प्रदेश, या फिर क्या कहें उसको, मध्य प्रदेश कहते हैं। मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश की राजकुमारी क्षमा नाम था उनका। वर्तमान में ये कहाँ है? नहीं, क्षमा की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ ये मध्य देश किसको बोला जाता था? पंजाब वाले एरिया को बोला जाता था। इस प्रकार इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ही शानदार तरीके से किया था। अब आगे बात करते हैं, इनके एक दरबार में रहता था राजवेद जीवक। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो राजवेद जीवक था वो किसके दरबार में था? तो वो था बिंबिसार की। ठीक है, एक बात करते हैं राजवेद जीवक के बारे में। राजवेद जीवक कौन था? जीवक। राजवेद जीवक था। इन्होंने इस जीवक को महात्मा बुद्ध की स्वास्थ्य सेवा के लिए भी भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अब आगे बात करें, इसके अलावा जो राजा थे, कहाँ के राजा थे? एक राजा थे प्रदोत, अवंती के राजा थे। अवंती के राजा प्रदोत के भी यहाँ स्वास्थ्य देखभाल के लिए जीवक को भेजा गया था। ये हो गई इनके बारे में बात। अब इनका शासन लगभग 52 वर्ष चला। कितने वर्ष चला? 52 वर्ष शासन चला। 52 वर्ष शासन चला। ठीक है, 52 वर्ष शासन चला। अब क्या होता है कि इनका पुत्र होता है अजात शत्रु। कौन होता है? अजात शत्रु। क्या करता है? अपने पिता को मार देता है। क्या करता है? मार देता है, हत्या कर देता है। उसके बाद गद्दी पे बैठ जाता है। अब यहीं से क्रम शुरू होता है, वो उसके बाप को मारेगा, फिर दूसरा पुत्र अपने बाप को मारेगा, फिर ऐसे करके ये कहानी चलती जाएगी। तो क्या किया? पुत्र अजात शत्रु ने हत्या कर दी। अजात शत्रु द्वारा हत्या, अजात शत्रु द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, ये थे बिंबिसार हर्यक वंश के। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर 2 पे, वो है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के बारे में बात कर लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से आपको आनंद आने वाला है आज की क्लास के अंदर। अब अजात शत्रु की बात करें, किसकी बात करें? नंबर 2 पे हर्यक वंश के थे ये भी। नंबर 2 पे बात करते हैं अजात शत्रु। यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा पीछे की तरफ। नंबर 2 पे बात करें, वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम भी बड़े अजीब अजीब रखा करते थे। किसके आपको पता है? मैंने पिता बिंबिसार की हत्या की। पिता बिंबिसार की हत्या, पिता बिंबिसार की हत्या की थी। उसके बाद राजा बन गए थे। लगभग कब की बात है? ये लगभग है 493 ईसा पूर्व की बात है। 493 ईसा पूर्व की, ईसा पूर्व गद्दी पर बैठ गया था ये। ठीक है, पहले यही होता था कि वो उसके पिता को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया, ऐसे करके। मतलब कि ये जो क्या होता है कि राजनीति या फिर कहे गद्दी, ये कुर्सी कुछ भी करवा सकती है। अब आगे बात करें, इसका एक उपनाम था। उपनाम क्या था? उपनाम था कुणिक। क्या नाम था इसका? इसका उपनाम कुणिक था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में जैन धर्म, उसके बाद किस में मिल गया था? बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उपनाम इनका मैंने आपको कुणिक बता दिया। इसका एक मंत्री था, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सुयोग्य मंत्री। वर्णकार नाम था उसका, वर्णकार। क्या नाम था? सुयोग्य मंत्री था इनका एक। वर्णकार, कई जगह इसको वर्षकार भी लिखा होता है। इसकी सहायता से इन्होंने किसको जीता था?
वैशाली को जीत लिया था और साम्राज्य का विस्तार किया। वैशाली को जीता और उसके बाद क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, वर्षकार नाम के जो सुयोग्य मंत्री थे उनके साथ वैशाली को जीत लिया। इन्होंने दो हथियारों का, यहाँ लिख देता हूँ, दो हथियार, एक था रथ मुसल, कौन सा था, एक था रथ मुसल, एक था महाशिला कंटक। रथ मुसल, ठीक है, एक था महाशिला कंटक। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो युद्ध होता है उन दोनों भाइयों के मध्य, तो एक रथ देखा होगा, उसके मतलब रथ के आगे ऐसे कुछ करके, ऐसे करके एक वो लगा हुआ था, इस तरह से वो घूमता था रथ के आगे। बाहुबली मूवी आपने शायद देखी होगी। रथ के आगे घूमता था, जो भी सामने आता था उसको काट देता था, रथ के काफी आगे वो घूमता रहता था। ठीक है, वो था रथ मुसल। एक था उसमें क्या कि गुलेल टाइप में होता, बड़े बड़े पत्थर उसमें से फंके जाते हैं। क्या फंके जाते हैं? बड़े बड़े पत्थर उसमें से फंके जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर फंके जाते हैं, तो वो था महाशिला कंटक। ये था अजात शत्रु। लगभग कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष के समथिंग इन्होंने शासन किया था, 32 वर्ष तक शासन। अब इनके साथ क्या घटना घटित होती है? इन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया था? अपने पिता की हत्या कर दी थी। तो इनका पुत्र था उदयन। कौन था? उदयन। उदयन के द्वारा हत्या कर दी गई थी। कौन था इनका पुत्र? इनका पुत्र था उदयन, उसके द्वारा हत्या, उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, लगभग 32 वर्ष शासन किया। उदयन इनका पुत्र था, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हमने पढ़ लिया बिंबिसार, अजातशत्रु। अब पढ़ेंगे उदयन। हर एक वंश की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। ठीक है, अब किसको पढ़ेंगे हम? अब हम पढ़ने वाले हैं उदयन को। ठीक है, और अजातशत्रु के अंदर मैंने आपको एक बात बताई, नोट कर लेता उस बात को। जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय ही हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 पे। बात करें उदयन की, बात कर लेते हैं। बस अब ज्यादा नहीं बचा है। जो नंद वंश है और शिशु नागवंश, उनके अंदर तो ज्यादा पूछने वाली बात है नहीं। उदयन की बात करते हैं। पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। पिता अजातशत्रु की हत्या, पिता अजातशत्रु की हत्या। ठीक है, पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। कब की बात है? ये बात है लगभग 461 ईसा पूर्व, 461 ईसा पूर्व के समथिंग की बात है। अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। इसके अलावा बात करें, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना वह राजधानी भी बनाया था पाटलिपुत्र को। ठीक है, राजधानी भी बनाया था। अब बात करते हैं, इसके अलावा बात करें, ये किसका अनुयायी था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म अनुयायी ये थे प्रमुख हर्यक वंश के राजा। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, ठीक है, ये प्रमुख थे जिनके बारे में जानकारी होना जरूरी था। अंतिम शासक थे नागदशक। नागदशक थे हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। ये पढ़ लिया हमने हर्यक वंश। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के में क्या पढ़ेंगे? शिशुनाग और कालाशोक पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के अंदर। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं शिशुनाग वंश। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश की बात करें तो इसके नागदशक को अपदस्थ करके, तो नागदशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। नागदशक को हटाकर या अपदस्थ करके, हटाकर या अपदस्थ करके, मतलब पद से हटा करके। ठीक है, नागदशक को हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी शिशुनाग ने। यहाँ पहले राजा पढ़ रहे हम शिशुनाग, शिशुनाग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग वंश की स्थापना
शिशु नागवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे बात करें, ये तो हो गई मोटी मोटी बात। इसके अलावा इन्होंने राजधानी बनाई थी वैशाली। राजधानी किसे बनाया था? राजधानी बताया था वैशाली को। ठीक है, और ये बात कब की है? ये बात है लगभग 412 ईसा पूर्व, 412 ईसा पूर्व की। तो ये थे शिशु नाग जो कौन थे? शिशु नाग थे। शिशु नागवंश के जो वंश था उसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, आगे बात करें। वो है शिशु नागवंश के एक है कालाशोक। इनके समय में आपको पता क्या हुआ था? सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। ठीक है, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और सेकंड बौद्ध संगीति में इनके समय में हुई थी। क्या हुई थी? सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी इनके समय में। ये थे शिशु नागवंश के 2 प्रमुख राजा, शिशुनाग और कालाशोक। अब आज का अंतिम है अपना नंद वंश, जिसके अंदर महापद्म नंद होते हैं, विशाल या फिर कहें बड़े महान राजा हुए थे। उसके बाद गणानंद आते हैं। उसके बाद किस प्रकार चाणक्य को उनके उससे गलानी होती है या फिर उनको दरबार से निकाला जाता है, फिर किस प्रकार वो चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आते हैं और फिर किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, वो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज पढ़ लेते हैं, सिर्फ आज का लास्ट है नंदवंश। कौन सा है? नंदवंश। ठीक है, नंदवंश की बात करें, पहले राजा जिनके बारे में पढ़ने वाले वो है महापद्मानंद। कौन है? महापद्मानंद है। इनके ये कौन थे? नंदवंश के संस्थापक। मोटी मोटी बातें जो सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा हम हिस्ट्री में चाहिए कितने दिन घुसे रहो। अब मोटी मोटी बात भी करेंगे एग्जाम की दृष्टि से, तो उसे कम से कम हमें 2-3 महीने आराम से हिस्ट्री को खत्म करने में लग जाएंगे। अब बात करते हैं महापद्मानंद कौन थे? नंदवंश के संस्थापक थे। इसके अलावा बात करें, इन्होंने उपाधि धारण की थी। उपाधि एक तो थी एकराट या एक छत्र। ठीक है, एक राट, एक छत्र, एक थे सर्वाक्षतांत्र, मतलब सबका अंत करने वाले, सर्वाक्षतांत्र। ठीक है, सर्वाक्षतांत्र की थी। इसके अलावा गैर क्षत्रिय पहले शासक थे, मतलब कि अब तक जो राजा बनते थे वो क्षत्रिय होते थे। गैर क्षत्रिय शासक मतलब कि अब तक जो राजा बनते थे वो क्या होते थे? क्षत्रिय होते थे। ये पहला इंसान था जो क्या था? क्षत्रिय नहीं था। इसको बोलते हैं गैर क्षत्रिय शासक। अब बात करते हैं आज का अपना अंतिम, वो है गणानंद। कौन है? गणानंद। ठीक है, गणानंद की बात करें तो नंदवंश का ये अंतिम शासक था। नंदवंश का, क्योंकि उसके बाद किस प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त को लेके आते हैं और वो इनको मार करके हटा करके गद्दी पे बैठ जाते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन थे? नंदवंश के अंतिम शासक थे। और जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था वो भी इनके समय ही हुआ था। सिकंदर आक्रमण, फिर वो वापस लौट गया था, उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का आक्रमण इन्हीं के समय हुआ था। अब बात करते हैं कि इनसे जनता बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, ज्यादा कर लगाते थे टाइम पे। वो क्या बोलते हैं, ये अपनी रासलीला में ज्यादा व्यस्त हो गए थे, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो एक तो ये क्या किया था, इन्होंने ज्यादा कर लगाई, इस वजह से जनता इनसे परेशान थी। एक क्या थी, जनता दुखी थी। किस वजह से थी? ज्यादा कर लगाते थे, किसी प्रकार की जनता की सूझ लेते नहीं थे, अपने आनंद में मगन रहते थे। क्या रहते थे? आनंद में मगन रहते थे। इस प्रकार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने इसको हरा के, चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। फिर हरा के दिया, उसके बाद क्या किया? पद से हटाकर
मौर्य साम्राज्य की स्थापना, किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने क्या किया था, गणानंद को किस प्रकार हराया था, क्या बातें हुई थी, ये पढ़ेंगे हम। मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब। अब क्या पढ़ेंगे आगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम कि क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन हुए, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमने मगध को कंप्लीट कर दिया है, किस प्रकार मगध का उत्थान हुआ था, प्रमुख वो जो वंश थे वो कौन कौन से थे। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।